नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और यहाँ पर आज हम देखेंगे जो सीटेट 8 फरवरी 2026 को पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में, जो कि पेपर सेकंड था। उसमें सीडीपी के जो पार्ट था उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे, कैसे प्रश्न थे, क्या इनके उत्तर होंगे। चलिए वीडियो के लास्ट तक सब कुछ डिस्कस यहाँ पर करते हैं और देखते हैं। काफी अच्छा पेपर जो है वो देखने को यहाँ पर मिला है और इसके सभी पार्ट, सभी सेक्शन के पार्ट के आंसर की आपको यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। तो चलिए अब हम इसमें सीडीपी के पार्ट को समझते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो यहाँ पर अभिकथन के रूप में आया था और अभिकथन के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर इस बार भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। पिछली बार से भी ये क्वेश्चन जो है ये स्टार्ट हो चुके थे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है अभिकथन के रूप में है, यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका मानसिक और सामाजिक भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। कारण बताया है क्योंकि बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है। अब इसके लिए क्या यहाँ पर विकल्प ए सही है या दूसरा सही है, जिसमें ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए यहाँ पर आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए, ज्यादा समय हम इस प्रश्न पर नहीं लेंगे और यहाँ पर उत्तर हमारा जो पहला ही विकल्प है वो बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों ही इसमें सही है और ए की आर सही व्याख्या भी यहाँ पर करता है। देखिए, विकास के सभी क्षेत्र जैसे कि शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक जो होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं और जब शारीरिक विकास में देरी सामाजिक और संवेगात्मक विकास को भी प्रभावित करती है, क्योंकि विकास में निरंतरता और अंतर संबंधी यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प इसके लिए सही रहेगा। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया होती है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया होती है। और चौथा विकल्प जो था इसमें बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे अगला प्रश्न यहाँ पर तीसरा जो आता है वो फिर से अभिकथन के रूप में था और अभिकथन के रूप में यदि हम यहाँ पर देखें तो शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतरक्रिया करने से बचना चाहिए। तो बचना चाहिए ये तो नहीं है। और अगला है सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो कि रटने, नकल करने के माध्यम से प्रभावी ढंग से होता है। तो ये भी यहाँ पर गलत है। तो कहने का मतलब है कि चौथा विकल्प जो कहता है कि ए और आर दोनों ही यहाँ पर गलत तरीके से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ना तो ए सही है ना आर सही है। चौथा विकल्प इस प्रश्न के लिए उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर फिर अभिकथन के रूप में है, पांचवा प्रश्न। और पांचवें प्रश्न में यदि हम देखें, मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्तियों का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है, बजाय उनके अंतर को। जैसे कि विकलांग छात्र के बजाय जो छात्र विकलांग है। कारण है विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। बिल्कुल यहाँ पर जो कथन ए और आर दोनों ही सही है और ए की आर सही व्याख्या भी यहाँ पर करता है। इसके लिए पहला ही जो प्रश्न होगा वो इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न फिर यहाँ पर अभिकथन के रूप में दिया है और अगले प्रश्न पर यदि हम बात करें, माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अच्छी बात है, करना चाहिए। और कारण है अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुसाधित करती है। ये भी यहाँ पर सही है। तो इसके लिए विकल्प एक जो बनेगा, ए और आर दोनों सही है और ए की आर यहाँ पर सही व्याख्या भी इसमें करता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति यहाँ पर नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति जो नहीं है, तो पैटर्न संबंधों को पहचानना ये भी है, समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक शक्ति का प्रयोग करना ये भी है और प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना तीसरा विकल्प यहाँ पर जो है वो बिल्कुल इस प्रश्न के लिए प्रभावी युक्ति नहीं मानी जाएगी। आगे प्रश्न है, पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न
होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं, तो वो किस अवस्था में यहाँ पर होते हैं? तो यहाँ पर बात की जाए कि देखिए बच्चे जो हैं वो अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने में सक्षम होते हैं, है ना? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उस स्थिति में बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ना? जब बच्चे परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, मानसिक परीक्षण करने में सक्षम हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, उसमें बच्चे यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इसके लिए चौथा विकल्प होगा उत्तर। अगला प्रश्न लेते हैं, विद्यार्थी कुशलता पूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब, तो कब सीखेंगे? जब निश्चित रूप से उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है, उन्हें महत्व दिया जाता है। तो यहां पर भी चौथा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न था यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है? तो यहां पर हम कहेंगे कि वो बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति, बहुत छोटे बच्चों की यहाँ पर बात की जा रही है, और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें अहंकार की नैतिकता जो होती है वो यहाँ पर होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे प्रश्न है अगला, अभिकथन के रूप में विविधता और समावेशन के द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। कारण दिया है, विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा यहाँ पर डालता है। तो प्रश्न के लिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विविधता और समावेशन के द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। बिल्कुल यहाँ पर ये सही है। और विविध परिस्थितियों में संवाद संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। तो ये बाधा नहीं डालता है, मतलब कि यहाँ पर आर गलत है, और इसके लिए तीसरा विकल्प जो बनेगा, जिसमें ए तो सही है लेकिन आर इसमें गलत है, ये सही होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां यहां पर है? तो यहां पर प्रभावी रणनीति की बात करें तो देखिए, प्रभावी शिक्षण के लिए विविधित निर्देश, व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं, है ना, ये सभी चीजें मानकीकृत पाठ्यचर्या जो होती है ये सभी इसमें आवश्यक होते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे विभेदित निर्देश और व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं। अगला प्रश्न आता है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल, बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है संरचनावादी सिद्धांतकार के अनुसार। अगला प्रश्न है, प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दो प्रभावी रणनीतियां यहां पर कौन सी होंगी? तो यहां पर दो प्रभावी रणनीतियों की बात की जाए तो वो यहां पर जो रहेंगी स्वाभाविक और कलन विधि। तो यहां पर पहला विकल्प जो होगा ये यहां पर दो प्रमुख रणनीतियां इसमें रहेंगी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ्य योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार यहाँ पर करना चाहिए? तो शिक्षिका को यहाँ पर विचार करना चाहिए, शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करना। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन और अन्य मनस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण यहां पर माने जाते हैं? तो ये लक्षण जो होते हैं, शब्दों का प्रत्यावर्तन, पठन,
है ना। प्रत्यावर्तन मतलब शब्दों की, अक्षरों की अदला बदली, है ना। जैसे वाज लिखा हुआ है ना, उसको शाह पढ़ लेना। अब जैसे ये वाज लिखा हुआ है, अब इसको ऐसे डब्ल्यू पढ़ लेना, तो ये शब्दों का एक प्रत्यावर्तन है। तो यहां पर इसे हम पठन वैकल्पिक कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो प्रश्न के लिए उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है। तो क्या सुनिश्चित करता है? तो ये सुनिश्चित करता है अपनापन और सुरक्षा। जब बच्चे अपनापन और सुरक्षा महसूस करेंगे तो निश्चित रूप से ये उन्हें अधिक अभिप्रेरित यहां पर करेगा। आगे है प्रश्न, रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर जो आवश्यकता होती है वो होती है प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना। ऑप्शन 3 जो होगा वो यहां पर उत्तर होगा। आगे प्रश्न है, नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति यहां पर हो सकती है? तो यहां पर सहायक रणनीति की हम बात करें तो वो रहेगी, देखिए जब हम नई जानकारी को फिर से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना, तो इसके लिए ए और बी के रूप में जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना और प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण मांगना, बिल्कुल ए और बी इसमें सही होंगे। आगे प्रश्न है, एक शिक्षक को एक ऐसी कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर, बिल्कुल यहां पर तीसरा जो विकल्प होगा वो इस प्रश्न के लिए सही है। आगे फिर अभिकथन के रूप में अगला प्रश्न है हमारा, और अभिकथन के रूप में यदि हम प्रश्न को देखें, कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील रूप में दिखाया जाता है। कारण है, स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे द्वितीय समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम है। अब इस प्रश्न के लिए यदि हम देखें तो यहां पर ए और आर दोनों सही है, और ए की आर यहां पर सही व्याख्या भी करती है। प्रश्न है, अभिकथन पठन वैकल्य से जूझ रहे ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। कारण है, सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। अब इस प्रश्न के लिए यदि हम देखें तो यहां पर ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन जो दूसरा होगा वो यहां पर उत्तर होगा। समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका यहां पर होती है? तो समकक्षियों की भूमिका की यदि हम इसमें बात करें तो ये होती है, बचपन की तुलना में किशोर अवस्था में समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। चौथा ही विकल्प इसमें सही है। सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है? तो यहां पर जो कथन सही नहीं होगा वो होगा, सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। ये इसमें सही नहीं है, क्योंकि सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा नहीं डालता है बल्कि मदद करता है। आगे देखिए, सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब, तो सीखना कब हमारे लिए सुगम होता है? तो निश्चित रूप से जब गतिविधियां परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती है, उस स्थिति में सीखना जो होता है वो सुगम होता है। अगला प्रश्न फिर यहाँ पर अभिकथन और कारण के रूप में है, और अभिकथन अब यहाँ पर अगला आता है। हालांकि लंबाई और शारीरिक मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं, अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव
यहां पर पड़ता है, क्या इसके लिए ए और आर दोनों सही है, या ए की आर सही व्याख्या भी करता है, या फिर दोनों गलत हैं, या एक सही एक गलत है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो बहुत ज्यादा देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर प्रश्न के लिए ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या भी इसमें करता है। आगे प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किससे किया जाना चाहिए? अधिगम के लक्ष्य में, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में, सहायता के प्रावधान, या मूल्यांकन में। तो यहां पर हम कहेंगे कि चारों में ही यहां पर अनुकूलन होना चाहिए, लक्ष्य में, इसमें, सभी में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आती है? रंग दृष्टिहीनता, लेखन वैकल्य, श्रवण में कठिनाई, या दृष्टि की आंशिक हानि। तो यहां पर हम कहेंगे लेखन वैकल्य जो होता है ये एक सीखने की अक्षमता होती है, और ये संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आती है। तो दूसरा यहां पर होगा उत्तर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की यहां पर सिफारिश करती है? तो ये सिफारिश करती है स्व मूल्यांकन एवं सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लेवाइगोस्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे। उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक रिक्त स्थान की अवधारणा का अभ्यास यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर शिक्षक जो है वो स्कैफोल्डिंग या अवलंबन, ऑप्शन फोर्थ जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जो है सीडीपी के अंदर देखने को मिले। आपका स्कोर कितना रहा, आपके क्या उत्तर है, कमेंट्स करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।